हेलो फ्रेंड्स, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आज आपके साथ महिला विमर्श पर चर्चा करूंगा। आज किसी भी समाचार पत्र को देखिए आप, उसमें एक दो घटनाएं रोज आती हैं, वर्णित की जाती है। हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इन सब से अचानक ऐसा क्या हुआ है? इसके पीछे आप देखिए, एक तो परंपरावादी सोच है। भारत में महिलाओं को द्वितीय दर्जे का माना गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार पुरुष समाज के द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन की बात की जाती है। लेकिन अगर हम पीछे जाएं, इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हम देखेंगे भारत में प्रारंभ में, प्राचीन भारत को अगर हम देखें, तो प्राचीन भारत के परिदृश्य में स्त्री शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक होती थी। आज जिस तरह से उसको कमजोर अबला बता दिया गया है, वैसा प्राचीन भारत में नहीं था। प्राचीन भारत की नारियां अपने प्रज्ञा के वैभव और तेज की दीप्ति से नारी के लिए, आने वाली नारी के लिए मार्ग प्रशस्त करती थी। हमारे यहाँ नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, उसे जगत जननी माना गया है। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में वंदनीय हो गए। देखिए आप, भारत में नारी जो है, प्राचीन काल से अगर हम देखें, तो भारत में नारी को लक्ष्मी अर्थ, सरस्वती ज्ञान और दुर्गा शक्ति के रूप में वंदनीय होकर समाज में आर्थिक, बौद्धिक और अन्य शक्तियों का पर्याय रही है। लेकिन पूर्वाग्रह से रचित जो हमारा इतिहास है, बात का इतिहास, जिसे कि हम कह सकते हैं मैकाले के आने के बाद से जो हमारे इतिहास का गठन किया गया, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो आमूल चूल परिवर्तन किए गए, हमारा जो इतिहास लेखन किया गया, उसने भारतीय स्त्रियों की छवि को एकदम कमजोर, नकारा, अबला बना दिया। उसको ऐसा बता दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ अत्याचार सह सकती है, अत्याचारों का, शोषण का विरोध भी नहीं कर सकती। मातृत्व और पत्नीत्व की भारतीय अवधारणा पे इसीलिए आप देखिए आज ढेरों सवाल खड़े होते हैं। सच्चाई अगर देखी जाए तो प्राचीन भारतीय स्त्रियों को अगर हम देखें, हम पुराने इतिहास को देखें, उसमें स्पष्ट है कि माता और पत्नी दोनों ही रूप में भारत की स्थिति जो है सर्वश्रेष्ठ रही है। उसमें कहीं भी हीनता की बाधक नहीं थी। ऐसा कहीं नहीं था कि वो माँ है, पत्नी है तो कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी। कर्तव्य और अधिकार स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर थे। मतलब जो कर्तव्य महिला के लिए वही कर्तव्य पुरुष के लिए, जो अधिकार महिला के वही अधिकार पुरुषों के थे। आपने देखा होगा, उमा महेश्वर संवाद है, महाभारत में इसकी चर्चा है। भगवान शिव उमा यानी अपनी पत्नी को कहते हैं कि अपनी सहधर्मिणी के रूप में उसको समझाते हैं कि तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो, हम दोनों एक सा ही धर्म आचरण करते हैं, हम दोनों के शील समान हैं, हम दोनों के व्रत समान हैं। जो मेरा पराक्रम है, जो मेरी शक्ति है, वैसा ही समतुल्य तुम्हारा भी पराक्रम है, तुम्हारी भी वही शक्ति है। मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीर से निर्मित, ये भगवान शिव ने कहा है उमा से। अब इसी चीज को आप देखिए, हमारे यहाँ के जो चिंतक हैं, भारतीय चिंतक, उन्होंने तो यहाँ तक क्या है, प्राचीन काल के अगर चिंतकों को, भारतीय चिंतकों को हम देखें, वो कहते हैं स्त्री अपने आप में द्वितीय है। स्त्री तो पूर्ति, अद्वितीय है, अतुलनीय है, वो तो पूर्ति है। वह पुरुष के आधेपन को भरती है, वह आद्या है, वह द्वितीय कहाँ है, सेकेंडरी नहीं है, वो तो आद्या है, वो तो भरने वाली है, वो अतुलनीय है। शिक्षा का अधिकार, विवाहित अविवाहित रहने का अधिकार, स्वावलंबी बनने का अधिकार, सभी कुछ प्राचीन काल की महिला के पास थे। उसके पास शिक्षित होने का भी अधिकार था, विवाहित रहने का भी अधिकार था, अविवाहित रहने का भी अधिकार था, स्वावलंबी आत्मनिर्भर होने का भी अधिकार था। इसलिए आप देखिए, प्राचीन काल में अध्ययन पूर्ण कर वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म चिंतन, अध्यात्म चिंतन, मनन करती थी। लेकिन आज क्या है, वो विवाहित अविवाहित दोनों करती थी। शिल्पकला का कौशल भी था। महिलाएं इस समय रंगाई, पुताई, बिनाई, सिलाई से लेकर तलवार भी, म्यान बनाने में भी जुटी रहती थी। लेकिन आज आपने क्या कर दिया, 2M दर्जे का बना दिया, महिला को घर में बैठा दिया कि आप सिर्फ B.Ed कर लो, शिक्षिका बन जाओ, घर के काम करो। हमारी जो अवधारणा है, प्राचीन भारतीय अवधारणा, अगर हम देखें, इंडियन फिलॉसफी देखें, इंडियन कंसेप्ट को देखें, तो इसमें लिंग भेद को सदैव अस्वीकार किया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ तक कहा था, आत्मा में जब हम किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं करते, आत्मा को न्यूट्रल रखा गया, उसमें कोई ना तो जेंडर, ना जेंडर की अवधारणा नहीं है।
आत्मा में, ना मेल है ना फीमेल, उसको लिंग भेद नहीं है, तब स्त्री पुरुष को लिंग भेद के आधार पर विभाजित करना न्याय संगत नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी को आगे बढ़ाया। वो कहती हैं, मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, मनुष्य की आत्मा सोल इज फ्री। आज हमारी आत्मा स्वतंत्र है, फिर जब या तो वो आत्मा स्त्री के शरीर में निवास करती हो या पुरुष के शरीर में, लेकिन वो स्वतंत्र है जब तक उसको रहना रहती है, फिर वो छोड़ के शरीर को दूसरे शरीर में चली जाती है। इसका कोई जेंडर नहीं है, इसका कोई लिंग नहीं है। स्त्री पुरुष वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय स्त्रियों का जो इतिहास है वो बताता है कि बदलती परिस्थितियों में भी उसमें जीवन में संकट पैदा करके जीवन को मुश्किल और त्रासदी से बचने का रहा है। कभी भी कितना भी संकट आए, उन संकटों से वो अपने आप को निजात पा लेती है और दूर हो जाती है। एक और स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में प्रख्यात कवि सुमित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो कहते हैं, मुक्ति की चाबी स्त्री के हाथों में। वो एक पत्रिका निकालते थे सुधा, उसमें उन्होंने लिखा, उसमें टिप्पणी थी, संपादकीय टिप्पणी, कि निराला कहते हैं, मुक्ति का यथार्थ सूत्र जो है, फ्रीडम का, मुक्ति का, स्वतंत्रता का यथार्थ सूत्र जो है स्त्री के हाथ में ही है। लक्ष्मी और सरस्वती को कैद करके वो अपने अंधकार के दीपक को दूर करती है। राष्ट्र को अगर स्वतंत्र भावना पैदा करना है तो स्त्रियों से आप शुरुआत करिए। तो देखिए, वो बहादुर के साथ समाज के लिए लड़ेंगी, राष्ट्र के लिए लड़ेंगी। एक और आचार्य शिवपूजन सहाय जी कहते हैं, स्त्री शिक्षा की वकालत करते हुए, कि स्त्री शिक्षा को स्त्री के स्वावलंबन और राष्ट्र के प्रति उसके दायित्व से उन्होंने जोड़ा है, कि स्त्री शिक्षा वास्तव में स्त्री को स्वावलंबी बनाती है और राष्ट्र का दायित्व है। स्त्री शक्ति की पहचान बनाने का ऐसा प्रयास स्त्री के स्वविवेक और स्वतंत्र की पहचान के साथ साथ राष्ट्र के विकास और संवर्धन से जुड़ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि विद्या पढ़ने से, वो कहते हैं, तुम राजहंसिनी बनोगी, दूध और जल को अलग अलग कर सकोगी, तुम भले बुरे में समझने का तुम्हारा विवेक आ जाएगा, विद्या पढ़कर तुम समाज को भी अपने कार्यक्षेत्र बनाओगी। तुम्हारा पढ़ना तभी सार्थक होगा जब तुम परिवार और समाज के हित में अपना सारा समय लगा दोगी। ये शिवपूजन जी कहते थे। पर हमारे यहाँ क्या हुआ, कालांतर में हमारे यहाँ ये जो इतना बढ़िया इतिहास था कि हमारे यहाँ इस चीज को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। महादेवी वर्मा ने भी कहा है, हमें ना तो किसी पर जय चाहिए, ना किसी से पराजय, ना ही किसी पर प्रभुता चाहिए, ना ही किसी का प्रभुत्व, केवल हम अपना स्थान, अपना स्वत्व चाहते हैं। ये महादेवी वर्मा थी, कवित्री। वो कहती थी, साफ उन्होंने कहा कि हमें ना तो किसी पे जय चाहिए, हम किसी को जीतना नहीं चाहते, ना किसी को हराना चाहते हैं, ना किसी से हारना चाहते हैं, ना हमें किसी की प्रभुता चाहिए, ना किसी का प्रभुत्व चाहिए। हमें तो केवल समाज में हमारा स्थान, अपना स्वत्व चाहिए। हमको इतना पर मिल जाए, हम सब कुछ हैं। महादेवी वर्मा ने साफ कहा, स्त्री की गुलामी जो है, वो कहती है, स्त्री को अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जोखिम उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी है स्त्री, उसको अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जोखिम उठाना पड़ेगा। लौह श्रृंखलाओं, जो लोहे की चेन है, वो अपनी गर्मा से गला, मोम की तरह उन्हें गलाना होगा। ये उनका कहना था। और इसी तरह आप देखिए, कई लोगों ने कहा, लेकिन हमारे यहाँ पश्चिमी स्त्रीवाद जो है, फेमिनिज्म जो आया, वेस्टर्न फेमिनिज्म, उसने हमारे यहाँ का पूरा कल्चर बदल दिया। ये 19वीं सदी से आना शुरू हुआ था अंग्रेजों के काल में, और उसने स्त्रियां पश्चिम से आयातित जो स्त्रीवादी सिद्धांत के आक्रमण में आई हैं, उसके आकर्षण में जो आती गई हैं, उसमें उन्मुक्त स्त्रीवाद का बीज बंद लेकर वो प्रतिशोध में उभर पड़ी और अपनी मौलिक पहचान को खोती जा रही हैं। उनका अपना देह विमर्श है। वो कहते हैं, देह उनकी है, उसका उपयोग करने के लिए वे स्वतंत्र हैं, उनकी मर्जी है, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। ये उनका तकिया कलाम। देखिए, ये ठीक है, पश्चिम का है, पश्चिम की आइडियोलॉजी, लेकिन भारत में तो कभी भी हमने दोयम दर्जे का रखा नहीं महिला को। फिर आप अपने देह विमर्श के आधार पे, कि देह मेरी है, मैं इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ, ये उनका तकिया कलाम है। इसमें अक्सर आप देखते हैं कि कई फिल्म स्टार उन्होंने काफ़ी कहा है। बीच में एक मेरी मर्जी वीडियो नाम से दिया था दीपिका पादुकोण ने, काफ़ी कुछ हुआ वो। पर धीरे धीरे आप देखें, यौन क्रांति स्त्री आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ तो हमने पहले से ही स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया है। विवेकानंद जी ने कहा, आत्मा तो कोई लिंग ही नहीं है, आत्मा से भी मतलब वो पुरुष भी वही है, स्त्री भी वही है। फिर ये जो फेमिनिज्म आया, वेस्टर्न फेमिनिज्म जो आया, उसी का परिणाम ये है कि हमारी अपनी देह है, हम अपने स्वतंत्र हैं। अपनी देह क्रांति को, यौन क्रांति जो बनाया, उसके कारण आप देखिए कि आए दिन दिन क्या नारी अपने लैंगिक अस्तित्व को नकार सकती है? जी नहीं। वह पुरुष से पूर्णतः मुक्त हो सकती है?
या पुरुष महिला से पूर्णतः मुक्त हो सकता है, दोनों को आप देखेंगे नकार देंगे। क्या स्त्री और पुरुष के बगैर समाज चल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जब ये चीज़ है, सृष्टि को नया करने और जिंदगी को स्वाधीन बनाने का संकल्प भारत की परिकल्पना में तो है। भारत की परिकल्पना पहले से है कि स्त्री को नया करने के लिए उन्हें छूट दी कि नहीं पढ़ेंगे, गार्गी है, मैत्री है, सब पढ़ती थी। लेकिन नएपन के स्वाभाविक प्रक्रिया और नएपन की संभावना में सृष्टि का मूल जो है उसमें नएपन का स्वागत करते हैं। लेकिन कैसा स्वागत? जो पूरे समाज के वेस्टर्न फिलॉसफी ने क्या करा है, हमारे यहाँ की आइडियोलॉजी को बदला है। और उसमें देखिए अब लड़कियां अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जो है से अस्तित्व और समन्वय के लिए ना करके, सामंजस्य के लिए ना करके, सिर्फ अपनी एक यौन क्रांति इट्स माई चॉइस तक सिमट के रह गई हैं। तो वास्तव में श्रेष्ठ भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, श्रेष्ठ भारत की कल्पना को तो दृढ़ करने में हमें अपनी प्राचीन आइडियोलॉजी स्त्री शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपनी बालिकाओं में स्वाभिमान की डगर और उन्हें राष्ट्र स्वाभिमान का बना के उकेरना होगा, उनमें समझाना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे यहाँ आज स्त्री विमर्श एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। लेकिन आप देखेंगे इसी विमर्श के साथ साथ हमारे यहाँ का प्राचीन अगर हम देखें इतिहास, हमारे यहाँ कहीं कोई कमी नहीं थी। एक से एक नारीवादी आंदोलन हुए हैं जिसमें नारियों को समानता का अधिकार था, कहीं भी बेड़ियों में नहीं जकड़ी थी। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति आई और वेस्टर्न फेमिनिज्म जो आया, वेस्टर्न पश्चिमी जो फेमिनिज्म है, नारीवादी आंदोलन, उसने स्त्री की स्वतंत्रता को एक दूसरे एंगल से देखा। पश्चिम में उसकी आवश्यकता होगी लेकिन भारत में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। तो आज आप देखेंगे नारी चेतना और स्व का बोध जो है, वास्तव में देखा जाए कि भारतीय दर्शन में स्त्री को द्वितीय नहीं आध्या माना गया, सेकेंडरी नहीं माना गया, आध्या माना गया है। उसमें कहा गया कि वो तो सभी की पूर्ति करती है, वो सभी को स्त्री अधूरेपन को दूर करती है। और पश्चिम से प्रभावित जो स्त्रीवादी आंदोलन है वो स्त्री को सेकेंडरी मानता है, जबकि हमारे यहाँ तो हमने आद्या माना कि ये जो है स्त्री वो पूर्ति करती है, आधेपन को भरती है। इसलिए हमको आज भारतीय समाज में एक स्त्री के प्रति सामूहिक चेतना का सहभाग लाना पड़ेगा कि स्त्री सामूहिक चेतना की सहभागी है, वह उन्मुक्त नहीं है, उसमें दायित्व बोध है, वह सही अस्तित्व, उसका अस्तित्व समन्वय और सामंजस्य की भूमि पे वो आगे बढ़ रही है और अपनी पुख्ता भूमि अर्जित कर रही है। ये एक मैंने पढ़ा था अभी, प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने नारी चेतना पे पांचजन में बहुत बढ़िया लेख लिखा था। ये बहुत ही बढ़िया मार्च के अंक में था। इसमें उन्होंने काफ़ी और भी दृष्टांत दिए हैं। तो अगर हम देखें, मुक्ति तभी मिलेगी जब स्त्री पुरुष दोनों में बराबरी हो। अगर एक पक्ष को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, एक पक्ष को कम करेंगे, तो आप देखेंगे फेमिनिस्ट बढ़ेगा, समन्वय नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा। अतः समाज में सह अस्तित्व, समन्वय और सामंजस्य के लिए हम चाहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों में बराबरी का भाव हो, दोनों बराबरी से आगे बढ़ें। मित्रों, आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई चीज़ों पे विमर्श निरंतर चलता रहेगा। आज